न्यूरॉन जो है वो डीपोलराइज हो चुका है, तो अब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आने के लिए क्या करेगा। तो अब उसका पोटेंशियल जिस डीपोलराइजेशन पे था तब उसका पोटेंशियल का मेम्ब्रेन का चार्ज कितना था, +30 MU था। तो अब +30 से उसको वापस -70 पे पहुंचने के लिए वो क्या करेगा। सबसे पहले तो जैसे ही +30 इसका पोटेंशियल पहुंचेगा, डिपोलराइजेशन जब हो रहा है उसका, तो जैसे इसका +30 ये पोलराइज +30 मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पहुंचेगा, तैसे ही ये पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। पोटेशियम चैनल खुलते ही सारे पोटेशियम, देखो यहाँ से सारे पोटेशियम अंदर से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, अंदर से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। और ये तब तक बाहर जाएंगे जब तक इसका पोटेंशियल का जो मेम्ब्रेन है वो +70 MU तक पहुँच नहीं जाता। ये तब तक पोटेशियम जो जितने पोटेशियम है वो बाहर जाते रहेंगे। तो अब इसमें रिपोलराइजेशन स्टेट में जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वापस -70 MU हो जाएगा। परमिएबिलिटी किसकी हो जाएगी, इस बस पोटेशियम की वापस पोटेशियम की ज़्यादा और सोडियम की कम रहेगी। और जो Na पंप है वो जो डिपोलराइजेशन के समय वो स्लो हो गया था या बंद हो गया था, वो अब वापस एक्टिवेट और ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइपर पोलराइजेशन की। जैसे डिपोलराइजेशन के बाद जब हमारा पोटेशियम पंप चालू होता है 30 MU तक पहुंचने के बाद, जैसे पोटेशियम चैनल ऑन होते हैं वो तब तक ऑन रहते हैं जब तक जो उसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चार्ज है वो -70 MU तक पहुंचना चाहिए। लेकिन कुछ कभी कभी क्या होता है, +70 से पोटेशियम चैनल लेट खुलते हैं, मतलब लेट खुलते हैं, जिसकी वजह से +70 से -70 से -80 तक पोटेंशियल का जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है -80 तक पहुंच जाता है, जिसे हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। तो मतलब ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, बताया मैंने पोटेशियम चैनल थोड़ा लेट ये क्लोज होते हैं, इसकी वजह से पोटेंशियल का जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो -70 से -80 -90 तक पहुंच जाता है। जिसके लिए इसमें भी सेम रहेगा, पोटेशियम के लिए ज़्यादा, सोडियम के लिए लेस। अब पोटेशियम और सोडियम पंप ऑन और एक्टिव रहेगा। लेट खुलने की वजह से पोटेंशियल का जो मेम्ब्रेन का जो चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है, -90 तक पहुंच जाता है, इसीलिए इसे हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। अब बात करेंगे मैकेनिज़्म की बात करें तो यहाँ पे अपना ये समझ लो नर्व सेल है। नर्व सेल पे यहाँ पे जो डेंड्रॉन है, डेंड्राइट्स है अपने, वहाँ पे ना सोडियम के कुछ ये चैनल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, मैकेनिकल या लिगेंड गेटेड। जब हम जैसे स्मेल का कोई रिसेप्टर है, जैसे हमने कोई ये परफ्यूम है उसको हमने स्मेल किया, तो स्मेल करते ही ना ये तुरंत जाके हमारे ये नोज़ के जो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स रहेंगे वहाँ पे जाके सोडियम चैनल को ओपन कर देंगे। सोडियम चैनल को ओपन करते ही सोडियम चैनल अंदर जाना शुरू कर देंगे। अंदर जाते ही वो उसके पोटेंशियल के मेम्ब्रेन को ये कम करना शुरू कर देंगे, मतलब -70 से -55 तक करना शुरू कर देंगे। तो जब -70 से कम होते होते -55 पहुँच जाता है तो उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब ये क्या करेगा, ये साइटोन बॉडी से होते हुए एक्सोन पे जाएगा। एक्सोन पे पहुँचते, एक्सोन पे क्या होते हैं हमारे ये सोडियम के चैनल होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, जो किसी भी टाइप के जो ये जो चार्ज है, मतलब वोल्टेज गेटेड चार्ज होते हैं, मतलब ये पोटेशियम के चार्ज जैसे हिट करते हैं तैसे ये सोडियम चैनल खुल जाते हैं। और सोडियम चैनल के खुलते ही सोडियम चैनल अंदर आना, यहाँ पे 1-2 चैनल थे, यहाँ पे बहुत सारे चैनल रहेंगे जो सोडियम चैनल के थ्रू अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं, ये अपना स्टेज है डिपोलराइजेशन, मतलब जो सोडियम अंदर जा रहा है उसे कहते हैं डिपोलराइजेशन स्टेट। अब बात करते हैं कैसे हो रहा है। तो देखो अब एक्सोन के थ्रू जैसे यहाँ पे अब जैसे सोडियम चैनल अंदर आएंगे तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, अब बाहर का चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये वापस जब दूसरे डेंड्रॉन पे, दूसरे नर्व सेल पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वापस ये जो पोटेंशियल का चार्ज था वो वापस जाके वहाँ हिट करेगा, वहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन होंगे और पीछे का पोटेंशियल वापस डीपोलराइज स्टेट में जाएगा, मतलब पीछे का सोडियम जो चैनल है वो बंद होके पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म होते रहे, ये हमेशा +- to - होती है, मतलब जो अंदर की मेम्ब्रेन कैसे ये प्लस है तो प्लस से माइनस होगी, और बाहर की कैसी है, बाहर की प्लस से माइनस होगी, मतलब बाहर पे उल्टा चलेगा और अंदर से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में चलेगा। मतलब
जैसे जो पोटेंशियल का चार्ज है अंदर की तरफ प्लस चार्ज है और ऊपर की तरफ माइनस चार्ज है। तो जब दूसरे डायोड पे जाएगा तो दूसरे नर्व सेल पे पोटेंशियल का चार्ज कैसा है, बाहर की तरफ प्लस है, अंदर की तरफ माइनस है। तो जब पोटेंशियल चार्ज हिट करेगा तो अंदर की तरफ वापस माइनस हो जाएगा, अंदर की तरफ वापस प्लस हो जाएगा और ऊपर की तरफ माइनस हो जाएगा। और पीछे की साइड क्या हो जाएगा, पीछे की साइड डीपोलराइज होगा तो उसमें कैसा होगा, ऊपर की तरफ वापस ये प्लस, ऊपर की तरफ वापस प्लस हो जाएगा और अंदर की तरफ वापस माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ये चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है। तो इनर की साइड मैंने आपको बताया A to B होता है और आउटर की साइड कैसा होता है, B to A होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम वही बताया गया है। ये डीपोलराइज हुआ अपना नर्व सेल, ये जाएगा आगे वाले नर्व सेल को पोलराइज स्टेट, आगे वाला जो नर्व सेल है वो पोलराइज स्टेट में था, उसको डीपोलराइज करेगा, पीछे वाले को रीपोलराइज कर देगा। मतलब डीपोलराइज से पोलराइज स्टेज वाले को डीपोलराइज करेगा और जो पीछे का था वो उसको रीपोलराइज कर देगा। डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन इम्पल्स कैसा रहता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा रहता है। इनर आउटर कैसा रहता है, C से B तक जाता है और B से कैसा होता है, इनर कैसा होता है, B से C तक जाता है। देखो आउटर कैसे जा रहा है, आउटर का जो है C से B तक आ रहा है और इनर का कैसे जा रहा है, B से C तक जा रहा है। ऐसे ये ट्रैवल करेगा। और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स मतलब केमिकल प्रोसेस। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स मतलब इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक कैसे पहुंचते हैं, उसके भी दो टाइप्स हैं। पहले तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व होता है। तो अब बात करते हैं इसके दो टाइप्स हैं। सिनेप्टिक जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इसके दो टाइप्स हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, दूसरा है केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मतलब दो नर्व सेल के बीच में एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके थ्रू सोडियम आयन है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब अंदर भी आ सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। ये छोटे से ब्रिज को कहते हैं गैप जंक्शन। इसमें दिया नहीं है, मैं लिख देता हूँ गैप जंक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में और क्या क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप रहता है वो बहुत कम होता है, उसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लफ्ट। अब ये सिनेप्टिक क्लफ्ट का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.2 नैनोमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर इसमें एब्सेंट होते हैं। और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स बाई डायरेक्शन मतलब बताया मैंने कि इसमें ब्रिज के थ्रू होता है, तो सोडियम लेफ्ट साइड भी मूव कर सकते हैं, राइट साइड भी मूव कर सकते हैं। कंडक्शन ऑफ स्पीड फास्टेस्ट होती है, मतलब ब्रिज के थ्रू जा रहे हैं तो इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये फास्टेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे डिले नहीं होता। हाँ, सिनेप्टिक फटीग मतलब ये फटीग होते हैं और डिले नहीं होता इसमें। एग्जांपल है हार्ट मसल कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता रहता है, हमेशा हार्ट बीट होती रहती है, इसीलिए वो फटीग होते हैं, इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पाए जाते हैं। अब आप बात करते हैं केमिकल सिनेप्सिस। केमिकल सिनेप्सिस कैसा होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्री सिनेप्टिक नोब, एक्सोन को प्री सिनेप्टिक नोब कहते हैं और डेंड्रोन को पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहते हैं। तो जो अपना प्री सिनेप्टिक नोब है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं और जो पोस्ट सिनेप्टिक नोब है वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो प्री सिनेप्टिक नोब से जैसे पोटेंशियल का जो चार्ज है वो प्री सिनेप्टिक नोड एक्सोन के टर्मिनल पार्ट पे गया, प्री सिनेप्टिक नोड पे गया, तो वो क्या करेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस करेगा, वो बाहर निकलेंगे और जाके डेंड्रॉन्स के पास रिसेप्टर होते हैं, उससे बाइंड करके डेंड्रॉन्स से होते हुए वापस एक्सोन पे चले जाएंगे और ये प्रोसेस होता जाएगा, कंटिन्यूसली होते रहेगा। अब बात करते हैं केमिकल सिनेप्सिस में क्या होता है। दो न्यूरॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 20 से 25 नैनोमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स यूनिडायरेक्शन, मतलब इसमें यूनिडायरेक्शन होता है, मतलब एक्सोन से डेंड्रॉन पे ही जाएगा हमेशा। ये फास्ट होते हैं और सिनेप्टिक फटीग डिले प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब ये डिले भी हो सकते हैं और फटीग भी हो सकते हैं, और ये फटीग नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस फटीग नहीं होते। एक सेकेंड, ये फटीग नहीं होते। एग्जाम्पल मतलब पूरी बॉडी में हार्ट मसल को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी में
ऐसे ये केमिकल सिनेप्सिस ही प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म मतलब पहला आता है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इसमें क्या होता है, जब हमारा डीपोलराइजेशन होते होते जब ये नर्व सेल के एंड पार्ट पर अपना चार्ज, मतलब जो चार्ज है वो डीपोलराइज होते होते नर्व सेल के एंड पार्ट पर, मतलब प्री सिनेप्टिक नोक के पर आता है, तब वहाँ पे ना जैसे ही वो प्री सिनेप्टिक नोक पे आता है वहाँ से वो ये कैल्शियम के चैनल होते हैं उससे टकराएगा तो कैल्शियम के चैनल खुल जाएंगे। कैल्शियम के चैनल खुलते हैं, पहले स्टेप में क्या होता है, डीपोलराइजेशन इम्पल्स का ट्रांसफर होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं। कैल्शियम चैनल के खुलते क्या करेंगे, ये कैल्शियम चैनल अंदर आना शुरू होते हैं और अंदर आते ही यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस कराता है, मतलब उसमें एसिटाइल कोलिन होता है, उसकी एक्सोसाइटोसिस कराता है। यहाँ दिखाएं एक्सोसाइटोसिस ऑफ ये एसिटाइल कोलिन। मतलब चौथे पे क्या होता है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है और रिसेप्टर के बाइंड करते सोडियम चैनल अंदर जाने शुरू हो जाते हैं और सोडियम चैनल अंदर जाते ही ये वापस थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट करके एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट कर देता है। वापस डिपोलराइज हो जाएगा, ये वापस न्यूरो एक्सोन के थ्रू डेंड्रोन पे से ट्रैवल करते रहेगा। अब जो अपना कैल्शियम चैनल है वो एक्सोसाइटोसिस करवा रहा है एसिटाइल कोलिन की, तो ये हमेशा हमेशा थोड़ी होते रहेगा। तो इसको बंद करने के लिए जो डेंड्रोन पे एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं, हमने ये स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन को के साथ बाइंड करके उसको ब्रेक कर देते हैं। किस में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में, एक एसीटेट में ब्रेक करेंगे और कोलिन में ब्रेक करेंगे। एसीटेट तो बाहर निकल जाएगा, कोलिन को वापस अंदर ले लिया जाता है और लेके क्या करेंगे, जो एसीटेट है, जो कोलिन है उसको जो कोलिन है वो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करके एसिटाइल कोलिन बना लेता है और एसिटाइल कोएंजाइम बना लेता है। तो वो क्या करता है, वापस एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा, वापस माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाता है। अब इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्या होता है। इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्या होता है, जब जो एसिटाइल कोलिन है वो यहाँ से क्या निकलते हैं, इनहिबिशन न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब जब एसिटाइल कोलिन निकलना बंद हो जाता है तो इनहिबिशन न्यूरोट्रांसमीटर निकलना शुरू हो जाता है। एग्जांपल गाबा और सेरोटोनिन। ये क्या करते हैं, डेंड्राइट्स के कैल्शियम वोल्टेज चैनल से क्लोरीन लिगेंड गेटेड चैनल से बाइंड करके उसके चैनल को ओपन कर देते हैं, तो क्लोरीन का अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे क्लोरीन अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्लोरीन माइनस नेगेटिवली चार्ज होता है और ये नर्व सेल के मेम्ब्रेन के अंदर ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, तो ये मिला के बना देते हैं क्या, ये दोनों मिलके अंदर के पोटेंशियल को वापस नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। इसे हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। अब इसके दो पार्ट होते हैं, पहला आता है एक्साइटेटरी, दूसरा आता है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में क्या होता है, ये एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ये हमने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है, एक्साइटेटरी में क्या होता है, डिपोलराइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन होता है। इसमें क्या होता है जो बाइंड विथ सोडियम चैनल, इसमें क्या होता है, बाइंड विथ क्लोरीन चैनल। जो एसिटाइल कोलिन है वो किससे बाइंड होता है, सोडियम चैनल से, इसमें किससे बाइंड होता है, क्लोरीन चैनल से। एग्जाम्पल, अब एक्साइटेटरी के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल है, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये और एस्पेटिक एसिड। अब इसमें बात करते हैं इनहिबिटरी के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, गाबा अमाइनो बैक्टीरिया एसिड, अमाइनो ब्यूटाइल एसिड और डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये होते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन को क्या कहते हैं, दूसरा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो ऊपर का जो लेयर है, मतलब जो स्किन है, वो स्किन है, उधर से हेयर्स निकले रहते हैं। स्किन के जस्ट नीचे क्या होता है, स्कल होता है, मतलब स्कल होता है। और स्कल के जस्ट नीचे कौन सी मेम्ब्रेन होती है, स्कल के जस्ट नीचे होती है ड्यूरा मेम्ब्रेन।
ड्यूरा मतलब जो आउटर है, मतलब स्कल के जस्ट नीचे जो मेम्ब्रेन होती है वो ड्यूरा होती है। वो डबल नॉन वस्कुलर होती है और थिक लेयर होती है। मतलब जो ड्यूरा मेम्ब्रेन होती है, ड्यूरा मेटल होता है वो बहुत थिक होता है और नॉन वस्कुलर होता है। उसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते। ड्यूरा मेटल के जस्ट नीचे एक मिडल लेयर आती है जिसे कहते हैं आर्कनॉइड मिडल लेयर। ये क्या होता है, थिन हाईली वस्कुलर होता है। इसमें आर्कनॉइड लेयर में ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये थिन होता है और प्रेजेंट इन मैमिलियन, मतलब मैमिलियन ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है आर्कनॉइड मिडल लेयर। उसके बाद जब एकदम नीचे की जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, पियामीटर क्या होता है, इनर लेयर होती है और ये कॉन्टैक्ट ये सेरिब्रम के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है, मतलब सेरिब्रम के जस्ट ऊपर रहती है, तो ये कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और वस्कुलर होते हैं और थिन लेयर होती है, मतलब ये थिन लेयर होती है और वस्कुलर होती है। अब बात करते हैं तो ये सब आर्कनॉइड स्पेस क्या होता है, सब आर्कनॉइड स्पेस क्या होता है। ये क्या होता है, ड्यूरामीटर और पियामीटर के बीच का जो स्पेस है उसे सब आर्कनॉइड स्पेस कहते हैं, प्रेजेंट बिटवीन आर्कनॉइड एंड पियामीटर। हाँ, आर्कनॉइड और पियामीटर के बीच के स्पेस को सब आर्कनॉइड स्पेस कहते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन का दूसरा नाम, फोर ब्रेन किससे बनता है, प्रोजेनसेफ्लॉन से बनता है। मिड ब्रेन किससे बनता है, मीजेनसेफ्लॉन से। हाइंड ब्रेन किससे बनता है, रोम्बेनसेफ्लॉन से। फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, टीलेनसेफ्लॉन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, टीलेनसेफ्लॉन और डाइनसेफ्लॉन। टीलेनसेफ्लॉन की बात करें तो टीलेनसेफ्लॉन क्या क्या बनाता है, मतलब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो पहले फोर ब्रेन बनाने के लिए मीजेनसेफ्लॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके 2 पार्ट होते हैं, पहले एक होता है टीलेनसेफ्लॉन, एक होता है डाइनसेफ्लॉन। टीलेनसेफ्लॉन क्या क्या बनाता है, ये बनाता है सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस, एमेग्डाला। टीलेनसेफ्लॉन क्या बनाता है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस, एमेग्डाला। सेरिब्रम जो है वो एकदम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द आवर ब्रेन है। और डाइनसेफ्लॉन क्या बनाता है, डाइनसेफ्लॉन बनाता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस। अब बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम की बात करेंगे तो एक सेकेंड। अब बात करें लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, हिप्पोकैम्पस। लिम्बिक सिस्टम मतलब अपना इमोशनल ब्रेन जो रहता है वो किससे मिलके बना होता है, हिप्पोकैम्पस से हिप्पोकैम्पस, एमेग्डाला, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और थैलेमस। मतलब ये 4 पार्ट्स को मिला के हमारा लिम्बिक सिस्टम बनता है, जिसे कहते हैं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, हेड ऑफ हिप्पो। मतलब ये H फॉर हिप्पोकैम्पस, A फॉर एमेग्डाला, H फॉर हाइपोथैलेमस और T फॉर ये थैलेमस, ऐसे भी याद कर सकते हो। मिड ब्रेन की बात करेंगे तो ये मिड ब्रेन कौन बनाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मीजेनसेफ्लॉन बनाता है। ये क्या करता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके मिड ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रल पेडुंकल, एक होता है कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना। सेरिब्रल पेडुंकल क्या होता है, 2 थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन फोर एंड हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है, मतलब जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है उसके बीच में 2 मोटे मोटे न्यूरॉन्स के बंडल्स होते हैं, मतलब वायर्स होते हैं ना, वायर्स, वैसे 2 मोटे मोटे न्यूरॉन्स के बंडल्स होते हैं। वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन इनके बीच में ऐसे कनेक्ट करने का काम करता है। कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना क्या होता है, कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना का पोजीशन क्या होता है, डॉर्सल पोजीशन होता है। इसमें 2 होते हैं, एक होता है 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई जो विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई जो ऑडिटरी रिफ्लेक्शन के लिए ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन को कौन बनाता है, मीजेनसेफ्लॉन बनाता है जो होता है माइलिनसेफ्लॉन। हाइंड ब्रेन की बात करें तो ये क्या बनाता है, रोम्बिनसेफ्लॉन बनाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, माइलिनसेफ्लॉन, मेटासेफ्लॉन। माइलिनसेफ्लॉन को हम ये मेडुला ऑब्लोंगेटा बोल सकते हैं, और मेटासेफ्लॉन में क्या आता है, पोन्स और सेरिबेलम आता है। ये है हमारा ब्रेन, टिपिकल ब्रेन। देखो ये सबसे ज़्यादा फोल्डिंग वाला जो पार्ट है ये होता है
सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब ये ब्रेन का सबसे लार्ज पार्ट होता है। ये दूसरा होता है कॉर्पस कॉलेजम। ये जो बीच की लेयर दिख रही है ये वाली, ये होती है कॉर्पस कॉलेजम। ये सिर्फ मैमेलियन ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और फिर ये पार्ट दिख रहा है, ये होता है पोन्स, ये होता है सेरिबेलम, ये होता है मेडुला, और ये आता है अपना मिड ब्रेन। जो बीच का पार्ट है ये होता है मिड ब्रेन, ये होता है हाइपोथैलेमस, ये होता है ये थैलेमस, और ये होता है सेरिब्रम। हाँ। अब ये जो पीछे एक डक टाइप दिख रही है इसे कहते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट। ये क्या ये भी है, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। अब बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम होता है। फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम होता है। फोर ब्रेन की बात करते हैं क्या होता है, पहला होता है सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सेरिब्रम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन होता है। लार्जेस्ट सेरिब्रम फॉर्म बाय द टू इक्वल हाफ कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मतलब जो सेरिब्रम होता है वो दो इक्वल हाफ से बना होता है, मतलब आधा इधर का ये आधा इधर का आधा इधर का, तो वो दोनों उसको कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये दोनों को मिला के बनता है एक, मतलब दोनों आधे आधे भाग में डिवाइड होते हैं, इसको मिला के बनता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ईच स्फीयर कंटेन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हर जो स्फीयर होता है, मतलब ये स्फीयर या ये स्फीयर, ये कॉर्टेक्स और मेडुला कंटेन करता है। कॉर्टेक्स और मेडुला इस बात करते हैं। कॉर्टेक्स होता है आउटर, मेडुला होता है इनर। इट इज़ कलेक्शन ऑफ लेयर ऑफ साइटोन विच फॉर्म ग्रे मैटर। ये इसके अंदर कलेक्शन ऑफ साइटोन होता है। साइटोन में क्या प्रेजेंट होता है, नेजल ग्रेनुल प्रेजेंट होता है। नेजल ग्रेनुल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो कॉर्टेक्स कैसा दिखाई देता है हम लोग को, ग्रे कलर का दिखाई देता है। इनर में क्या प्रेजेंट होंगे, इनर में प्रेजेंट होते हैं माइलिनेटेड एक्सोन। माइलिनेटेड एक्सोन का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, इसलिए ये मोस्टली वाइट कलर में दिखाई देते हैं। कॉर्टेक्स आर हाईली फोल्डेड एरिया ऑफ सेरिब्रम। जो कॉर्टेक्स होता है वो हाईली फोल्डेड एरिया होता है सेरिब्रम का। उसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं गायरस, और इससे नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं सल्कस। तो गायरस और सल्कस से मिलके अपना सेरिब्रम का कॉर्टेक्स बना होता है। करते हैं अब बात करते हैं कॉर्पस कॉलेजम की। कॉर्पस कॉलेजम की बात करते हैं तो प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ मैमेलियन ब्रेन में प्रेजेंट होता है। थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट द एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उन दोनों के बीच में थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, वायर जैसे होते हैं ना, वैसे थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो दोनों हेमिस्फीयर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ये है कॉर्पस कॉलेजम का स्ट्रक्चर। ये होते जो आगे का पार्ट होता है वो होता है जीनू, जिसे एंटीरियर पार्ट भी कहते हैं। पीछे का पार्ट होता है इसे कहते हैं स्प्लेनम, जो पोस्टीरियर का पार्ट होता है। और बीच के पार्ट को बॉडी या ट्रंक भी कह सकते हैं, आप ट्रंक भी कह सकते हो। अब नीचे आते हैं, नीचे करते हैं लोब ऑफ ईच हेमिस्फीयर। लोब ऑफ ईच हेमिस्फीयर, पहले क्या आता है, फ्रंटल लोब, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल। फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल। तो फ्रंटल लोब में क्या क्या होता है, जो आगे का हमारा ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का आगे पार्ट होता है फ्रंटल लोब होता है। उसमें क्या क्या होता है, पहला होता है मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग और आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़। मतलब ये मेमोरी करना, मतलब कुछ लर्न करना, कुछ सीखना, ये या फिर ब्रोकास एरिया, मोटर स्पीच एरिया, जैसे ब्रोकास एरिया भी, ये हमारा फ्रंटल लोब वो करता है, फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। और इसके बीच में होते हैं, हर एक लोब के बीच में एक होती है, एक फिशर होती है, जो एक होती है सेंट्रल फिशर, एक होती है लेटरल फिशर। अब बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल लोब मतलब जो इधर होता है, ये क्या करता है, सेंसरी स्पीच एरिया, मतलब जो सेंसरी स्पीच एरिया होता है। और सुनना मतलब ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी, मतलब ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी, मतलब नोज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा, टेम्पोरल वाला एरिया। अब बात करते हैं ये पैराइटल एरिया की, पैराइटल लोब की। तो पैराइटल लोब क्या करता है, सेंसरी नेचर का होता है, हॉट, कोल्ड, टच, पेन, टेस्ट और गस्टेटरी, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब का एक ही काम होता है, विजुअल एरिया। अब बात करते हैं अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ साइटोन। कलेक्शन ऑफ साइटोन क्या होता है, इन सीएनएस कलेक्शन ऑफ साइटोन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। सीएनएस में जो कलेक्शन ऑफ साइटोन होता है
उसे न्यूक्लिया कहते हैं। और पीएनएस में क्या कहेंगे, गैंग्लिया कहेंगे इसको। पीएनएस में क्या कहेंगे, गैंग्लिया। अब इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें कितने टाइप्स के न्यूक्लिया होते हैं। पहला आता है सेंस, देखो ये है अपना सबसे, ये जो बीच का दिख रहा है ये वाला लेयर, ये वाला, इसको कहेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर आएगा अपना सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे एक आपको फ्री स्पेस दिख रहा होगा, इससे मेडुला कहेंगे। उसके जस्ट नीचे डाइनसेफ्लन होता है। डाइनसेफ्लन किससे बन के मिला होता है, ये बना होता है थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस से बन के मिला होता है। अब ये बात करते हैं, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मेडुला और डाइनसेफ्लन होता है वो फोरब्रेन के मिलने से बना होता है। वो तीनों मिला के फोरब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं जो अपना सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर 3 टाइप्स के रीजन दिखाई देते हैं। पहला है सेंसरी एरिया। वो फंक्शन, ये सेंसरी एरिया इसका फंक्शन क्या है, टच है, हॉट, कोल्ड और टेस्ट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसोसिएशन एरिया को बताता हूँ, उससे पहले बात करते हैं मोटर एरिया क्या करता है, इसका भी मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल और ये स्केलेटल मसल करता है। तो एसोसिएशन एरिया क्या करेगा, पहले सेंसरी एरिया और मोटर एरिया के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो मैक्सिमम एरिया क्या होता है, एसोसिएशन एरिया होता है। फंक्शन किसका क्या रहता है, मेमोरी करता है, एसोसिएशन विद सेंसरी इनपुट एंड कम्युनिकेशन। अब देखो यहाँ से ये जो थैलेमस है, थैलेमस अपना क्या काम करता है, थैलेमस ये रिले सेंटर का काम करता है। मतलब कौन से इम्पल्स को लेना है और कौन से इम्पल्स को छोड़ना है, बॉडी में ट्रांसफ़र करना है। मतलब कौन से इम्पल्स को सीएनएस तक पहुंचाना है और कौन से इम्पल्स को बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना है, ये इसका काम करता है। इसलिए इसको रिले सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन करता है कहाँ, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी करता है। ये है अपना, ये तो बताया मैंने आपको, एपिथैलेमस, ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस मैंने आपको बता दिया। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस ये हमने आपको बता ही दिया। हाइपोथैलेमस कंटेन द नंबर ऑफ ये सेंटर विच कंट्रोल बाय द टेम्परेचर thermoplast used for the eating, drinking. It is also contain the several group of neurosecretory cell which secrete the hormones called hypothalamic hormones. ये तो हम आपको केमिकल इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में अच्छे से बताएंगे इसको। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। The inner part of the hemisphere group of association with deep structure like amygdala, hippocampus for complex structure called limbic system. ये तो हमने आपको बता दिया, ये सब मिलके लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की बात करें तो ये लोकेटेड होता है कहाँ, मिड ब्रेन कहाँ लोकेटेड होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में ये लोकेटेड होता है ऑफ अ फोर ब्रेन एंड पोन्स। यहाँ भी ये हिंड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है। अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल aqueduct passes through the midbrain. Dorsal portion of the midbrain consists of mainly of four round swelling lobes called corpora caudiciana, which contain 2 superior colliculi और 2 inferior colliculi। ये हमने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तो हमने आपको बता ही दिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कंट्रोल इन्वॉल्यूटरी एक्शन, बॉडी रिफ्लेक्स, बॉडी टेम्परेचर सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, नर्वस, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब में आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। पोन्स की बात करें तो पोन्स आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा। पोन्स क्या करते हैं, निमोटॉक्सिक का काम करता है। ये आपके ब्रीथिंग को जब ये हाइपर एक्टिव हो जाता है तो आपको इंस्पायरेशन को इनएक्टिवेट रोक देता है। ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम, इसकी बात करते हैं। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। हमने आपको 2 बता दिया। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन होता है। इसमें भी आपको फोल्डिंग्स दिखाई देगी। फोल्डिंग्स क्यों होती है, फिर वही सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिबेलम इज आल्सो फॉर्म बाय द 2 हाफ ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब 2 हाफ हेमिस्फीयर से मिलके बने होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो ये है, समझ लो, ये
लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये राइट हेमिस्फीयर, समझ लो ऐसे। तो इसके बीच में ना ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी जिससे कहेंगे वर्मिस। वर्मिस क्या करता है, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होता है, ये यहाँ भी थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो दोनों हेमिस्फीयर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। अब आपको ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहेंगे ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे काम कहेंगे ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ कहेंगे जो ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक अ ब्रांच ट्री, जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर से मिलकर बने होते हैं और कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रांच ट्री की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स, मतलब आउटर वाले पार्ट की। आउटर वाले पार्ट की बात करेंगे तो कॉर्टेक्स कैसा होता है, कॉर्टेक्स होता है आउटर होता है, हाईली फोल्डेड होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और ग्रे मैटर का होता है। मेडुला की बात करें तो इनर होता है, वाइट होता है। कॉर्टेक्स में वैसे ही बताया था आपको, सैटिन बॉडी प्रेजेंट होते हैं, नेजल ग्रेन्यूल, सैटिन बॉडी में नेजल ग्रेन्यूल होते हैं, उसका कलर ग्रे होता है इसलिए वो ग्रे दिखाई देता है, और जो एक्सॉन होते हैं उस पर माइलिनिटी सीट होते हैं, वाइट कलर के होते हैं इसलिए वो वाइट कलर का दिखाई देता है। फंक्शन देख लेते हैं इसका। फंक्शन क्या होता है, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, मतलब जब बैलेंस, जो अपने बॉडी को बैलेंसिंग और बॉडी ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं नोट, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किससे बना होता है, मिड ब्रेन से बना होता है और हाइंड ब्रेन से बना होता है। जो ब्रेन स्टेम है वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से बना होता है। हाइंड ब्रेन में भी कौन सा पार्ट, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम से नहीं मिला होता है, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा इससे बना होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं इसमें ब्रेन स्टेम जो है इसमें ना सेरिबेलम नहीं होता, सिर्फ मेडुला और पोन्स से बना होता है। अब बात करते हैं जो अपना, अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे तो इट इज़ ए ऑटोनोमिक, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इट इज़ ए ऑटोनोमिक रैपिड स्पॉन्टेनियस एंड इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो सीएनएस कंट्रोल करता है। सीएनएस के भी दो पार्ट होते हैं, ब्रेन भी कर सकता है, सीएनएस ब्रेन भी कर सकता है, मतलब जो तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन है वो ब्रेन भी कर सकता है। अगर ब्रेन किया तो क्रेनियल रिफ्लेक्स कहेंगे, और अगर स्पाइनल कॉर्ड किया तो उसे स्पाइनल रिफ्लेक्स कहेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स इन द ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गन, इस टाइप्स पढ़ते हैं। तो पहले हैं दो टाइप्स के कंट्रोलिंग ऑर्गन्स, ऑर्गन की कंट्रोल पे दो टाइप्स है, पहला है क्रेनियल रिफ्लेक्स, दूसरा है स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्रेनियल रिफ्लेक्स क्या होते हैं, कंट्रोल बाय ब्रेन, फास्ट होते हैं। सलाइवेशन जैसे क्या होता है किसी फूड के बारे में हम जब सोचते हैं तो उस फूड का सोचते सोचते हमारे माउथ में सलाइवेशन शुरू हो जाता है। तो ये कैसा, ये क्रेनियल रिफ्लेक्स है, मतलब ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है कि हम कुछ सोच रहे हैं तो उसके बेसिस पे हमारे जो माउथ में वो सलाइवेशन शुरू हो गया। तो इधर लिखा है सलाइवेशन हो गया विथ थॉट, मतलब सिर्फ सोच से सलाइवेशन शुरू हो गया, ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। स्मेल करते ही जो सलाइवेशन शुरू हो जाता है वो भी ब्रेन कंट्रोल करता है। और टेस्ट किया उसका सलाइवेशन शुरू हो गया, ये भी क्रेनियल रिफ्लेक्स होता है। स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होते हैं, कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं। और विड्रॉल ऑफ द बॉडी पार्ट बाय केमिकल मैकेनिकल थर्मल स्टिमुलस, मतलब जब जैसे कोई गर्म तवा है उसको हम लोग टच करते हैं, तो टच करने के बाद जो हम पीछे लेते हैं, अपने हाथ को जो पीछे लेते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन को लर्निंग और एक्सपीरियंस के बेस पे हमने दो टाइप में डिवाइड किया। पहला है कंडीशनल रिफ्लेक्स और दूसरा है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। तो कंडीशनल रिफ्लेक्स मतलब मेमोरी बेस्ड, मतलब उसकी मेमोरी बन गई है, और अनकंडीशनल मतलब वो नेचुरल है। तो पहला स्टडी ऑफ ये पैवलो, जो पैवलो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, रोज़ शाम को 5 बजे एक बेल बजाते थे तो उसका कुत्ता आता था तो वो अपने डॉग को खाना देते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, 5 बजे बेल को बजाया लेकिन खाना नहीं दिया कुत्ते को, लेकिन उन्होंने देखा कि उन्होंने खाना नहीं दिया फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो गया। तो ये उन्होंने इससे ये कंक्लूड किया कि ये कंडीशनल रिफ्लेक्स है, मतलब ये मेमोरी बेस है। उस कुत्ते के दिमाग में मेमोरी बन गई थी कि रोज़ शाम को 5 बजे घंटी बजते ही मुझे खाना मिलेगा। उसने नहीं दिया लेकिन फिर भी उसके मुंह से सलाइवेशन शुरू हो गया, तो ये मेमोरी बेस हो गया।
मेमोरी बेस्ड हो गया। इसमें क्या होता है, सलाइवेशन थॉट, मतलब थॉट के थ्रू हमारा सलाइवेशन ऑफ फूड शुरू हो जाता है। साइकिल, एक साइकिल हो जाती है, जैसे रेगुलेट साइकिल के जैसा हो जाता है। जैसे वो डॉग को शाम को 5 बजे रोज़ खाना मिलता था, तो वो साइकिल बन गई थी। स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गया, ये आपका कंडीशनल रिफ्लेक्स है। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कैसा होता है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कैसा होता है, ये नेचुरल बेस में होता है। मतलब सलाइवेशन विद टेस्ट, ऑल्फैक्टिव स्मेल, विड्रॉल ऑफ द बॉडी पार्ट और स्नीजिंग, हिक्कपिंग, मतलब छींकना, खांसना, वॉमिटिंग होना, और ये सब भी आपका अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में आता है, जिसे कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब आते हैं रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर। रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर आते हैं तो ये इट इज़ अ पाथ विच फॉलो बाय द इम्पल्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। मतलब इम्पल्स किस रास्ते से अपना पाथ को कंप्लीट कर रहा है, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। तो कैसे होता है ये, पहले रिसेप्टर से आपका सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स लेगा, उसको सीएनएस तक लाएगा। सीएनएस से क्या करेगा, ये मोटर न्यूरॉन्स सीएनएस क्या करेगा, ये तो ये दो न्यूरॉन्स में हो सकता है या तो एक न्यूरॉन्स में हो सकता है। पहला होगा मोटर न्यूरॉन 1, मोटर न्यूरॉन 2, मतलब एक में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। और ये क्या करेगा, अपना टारगेट पे जाके वो इम्पल्स को पहुंचा देगा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क कितने होते हैं। अब बात करते हैं स्किन, वही सेम यहाँ भी दिया है। जैसे ये स्किन है, स्किन पे अपने रिसेप्टर्स होते हैं, और यहाँ से हमने स्टिमुलाई किया तो यहाँ से रिसेप्टर होते होते ये है स्यूडो यूनिपोलर, ये है अपना स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ये क्या करेगा, ये सिग्नल को कैसे कहाँ लेके जाएगा, सीएनएस तक, सीएनएस ब्रेन तक लेके जाएगा। ब्रेन में अगर हमारा जो मोटर सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन से उसके बीच में एक इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट हुआ तो उसे पॉलीसिनेप्टिक कहेंगे, और इंटर न्यूरॉन नहीं प्रेजेंट हुआ तो उसे मोनोसिनेप्टिक कहेंगे। यह देखो यहाँ पे ये सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे जाके ये मोटर न्यूरॉन में चले गया और मसल 1, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट हो गया तो ये पॉली हो गया, मतलब इसमें 2 टाइप्स के न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये पॉलीसिनेप्टिक हो गया और ये मोनोसिनेप्टिक हो गया। इंटर न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक एक्साइटेटरी, एक इनिबिटरी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। मैंने बताया मोनोसिनेप्टिक हो सकते हैं, पॉलीसिनेप्टिक हो सकते हैं। मोनोसिनेप्टिक में क्या होगा, सिंगल सिनेप्सिस प्रेजेंट बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, और पॉलीसिनेप्टिक में क्या होगा, 2 और मोर सिनेप्स प्रेजेंट बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स, इसमें इंटर न्यूरॉन्स एब्सेंट होते हैं मोनोसिनेप्टिक में, और स्पीड क्या होती है, फास्टेस्ट होती है। जब बीच में कोई और दूसरा न्यूरॉन्स नहीं है तो फास्टेस्ट ही होगा। एग्जाम्पल क्या है, ऑल रिफ्लेक्स जर्क, मतलब ये रिफ्लेक्स जर्क, मतलब यहाँ पे जब कुछ भी लगता है तो ये जो भी हम ये रिफ्लेक्स करते हैं वो मोनोसिनेप्टिक होता है, इसमें कोई न्यूरॉन अदर न्यूरॉन्स का पार्टिसिपेट नहीं होता है। और पॉलीसिनेप्टिक की बात करें तो इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, स्पीड होती है, फास्ट होती है। ऑल विड्रॉल रिफ्लेक्स, मतलब जब तवे को हम लोग टच करते हैं, गर्म तवे को, तो पीछे लेते हैं, तो ये इसमें 2 टाइप्स के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में। अब बात करते हैं ये तो हमने आपको बता ही दिया। हाँ, तो यहाँ पे आपका न्यूरल सिस्टम ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा 1 शॉट में सेंसरी ऑर्गन को भी कवर करेंगे।